आज हम उत्तर प्रदेश की गहराई में उतर रहे हैं, कुछ दिलचस्प स्रोतों के जरिए। ये भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और इसका इतिहास और भूगोल दोनों ही काफी अनोखे हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो खास बातें निकालना जो उत्तर प्रदेश की एक साफ तस्वीर पेश कर सकें। हम सिर्फ तथ्यों को नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे की कहानी, उनकी अहमियत, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य हिस्से में है। क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा, पर आबादी में, जैसा आपने कहा, नंबर 1। हाँ, मतलब देश की जमीन का करीब 7.33% हिस्सा है, लेकिन यहाँ भारत के करोड़ों लोग रहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक बुनियादी बात, उत्तर प्रदेश दिवस ये 24 जनवरी को होता है ना? क्यों? जी, 24 जनवरी, क्योंकि इसी दिन 1950 में इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। ये नाम बदलना सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं थी, ये दिखाता है कि आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, उन्हें एक नई पहचान कैसे मिली। और राजधानी लखनऊ है, पर हाईकोर्ट प्रयागराज में, ये भी दिलचस्प है। हाँ, ये बंटवारा भी है। राजधानी लखनऊ, लेकिन न्यायिक राजधानी कह सकते हैं प्रयागराज। और आपने नाम बदलने की बात की थी, ये तो कई बार हुआ है ना? हाँ, कई बार। शुरू में 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। अच्छा। फिर 1877 में जब अवध जुड़ा तो नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। ओ। फिर 1902 में और बदला, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। काफी लंबे नाम रहे हैं। हाँ। और फिर 1937 में थोड़ा छोटा होकर संयुक्त प्रांत बना। तो ये नाम दिखाते हैं कि कैसे ब्रिटिश राज में प्रशासनिक सीमाएं बदलती रहीं, इलाके जुड़ते गए, और इसी ने आज के उत्तर प्रदेश की शक्ल तय की। दिलचस्प। अच्छा, हर राज्य की अपनी पहचान उसके प्रतीकों से भी होती है। तो उत्तर प्रदेश के मामले में ये क्या है? जी, राजकीय पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस, जिसे क्रॉन्च भी कहते हैं। हाँ, सारस। पेड़ है अशोक, और फूल है पलाश। पलाश? हाँ, वही जो वसंत में एकदम नारंगी दिखता है। हाँ बिल्कुल। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं उसे, जंगल में आग जैसा लगता है। और राजकीय खेल हॉकी है। ये प्रतीक सिर्फ चिन्ह नहीं है, ये राज्य की जो प्राकृतिक विरासत है उसको भी दर्शाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, राजनीतिक तौर पर भी यूपी हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ 2 सदन वाला विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद। हाँ, द्विसदनीय विधानमंडल। विधानसभा में 403 सदस्य हैं जो सीधे जनता चुनती है, और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। इनका चुनाव थोड़ा अलग तरीके से होता है। ये व्यवस्था अक्सर बड़े राज्यों में ही देखने को मिलती है। और यूपी ने देश को कई पहले भी दिए हैं, जैसे पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। लेकिन महिलाओं के लिहाज से भी तो कुछ खास है इसमें। बिल्कुल। देश की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यहीं से थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी वो। अरे वाह। और देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल बनी थी। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि आज़ादी के बाद के शुरुआती दौर में ही यूपी ने महिला नेतृत्व को काफ़ी जगह दी, जो उस समय के हिसाब से बहुत प्रगतिशील बात थी। ये वाकई खास बात है। अच्छा, एक और आंकड़ा है जो मैंने देखा, राज्य में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हाँ, 10 बार। वो समय जब राज्य सरकार निलंबित हो जाती है और सीधे केंद्र का शासन लागू होता है। ये आंकड़ा क्या दिखाता है? शायद राजनीतिक अस्थिरता। हाँ, ये राज्य की जो जटिल राजनीति है उसका एक पहलू तो दिखाता ही है। काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। और शहरों की बात करें तो उनके उपनाम भी बड़े मजेदार हैं। उनकी कहानी कहते हैं। जैसे प्रयागराज को संगम नगरी कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। हाँ बिल्कुल। कन्नौज अपने खुशबू के लिए मशहूर है सदियों से, तो उसे इत्र का शहर कहते हैं। अच्छा, इत्र का शहर। और वाराणसी जाहिर है घाटों का नगर, जहाँ अध्यात्म और जीवन एक साथ बहते नजर आते हैं। अब जरा भूगोल पर आते हैं। यूपी की सीमाएं काफी फैली हुई हैं, है ना? बहुत सारे राज्यों से लगती हैं। बहुत ज्यादा, 8 राज्यों से। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 8 राज्य। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी सीमा लगती है, और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। बाप रे। हाँ, तो इतनी सरहदों का मतलब है कि यहाँ सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। और जिलों के आकार में भी काफी फर्क है, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा। हाँ, काफी फर्क है। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, करीब 6780 वर्ग किलोमीटर का। और सबसे छोटा है हापुड़, वो करीब 660 वर्ग किलोमीटर का है।
बहुत अंतर है। हाँ, ये दिखाता है कि राज्य के अंदर भी कितनी भौगोलिक विविधता है। सबसे पूर्व में बलिया है, तो सबसे पश्चिम में शामली जिला। सही है। सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी यहाँ हैं। 3 है शायद। जी, 3 स्थल हैं। ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। तीनों मुगल काल के हैं। हाँ, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये मुगल कालीन वास्तुकला, उनकी शानो शौकत और उस दौर के इतिहास के जीते जागते प्रतीक हैं। लेकिन इतिहास तो मुगल काल से भी पहले का है यहाँ। गुप्त काल के मंदिर भी तो हैं। बिल्कुल है, जैसे कानपुर के पास भीतर गांव का मंदिर है, वो ईंटों से बना है। अच्छा, ईंटों का मंदिर। हाँ, और ये गुप्त काल की वास्तुकला का एक बहुत बेहतरीन नमूना माना जाता है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र का इतिहास कितना पुराना और समृद्ध रहा है। और ये सब कुछ चलता कैसे है? मेरा मतलब है, प्रशासनिक ढांचा कैसा है? देखिए, राज्य 75 जिलों और 18 मंडलों में बटा हुआ है। प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा काफी पुराना और स्थापित है यहाँ का। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना 1866 में हुई थी। 1866? हाँ, काफी पुराना। देश के सबसे पुराने हाईकोर्ट्स में से एक है। हाँ, तो ये दिखाता है कि यहाँ कानून और व्यवस्था की एक लंबी परंपरा रही है। तो कुल मिलाकर देखें, उत्तर प्रदेश सिर्फ साइज या आबादी में ही बड़ा नहीं है। इसका इतिहास, इसकी राजनीति, संस्कृति सब कुछ बहुत गहरा है। मतलब कई परतें हैं इसमें। हमने इसके बदलते नामों के पीछे का इतिहास देखा, कुछ राजनीतिक पहले का महत्व समझा और इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशालता की एक झलक भी पाई। सही कहा आपने। ये स्रोत यही दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश विरोधाभासों और विविधताओं का एक संगम है। यहाँ प्राचीनता है, आधुनिकता भी है, राजनीति है, आध्यात्म भी है, सब एक साथ मौजूद है। और हर जानकारी, जैसा आपने कहा, एक नई परत खोलती है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की कौन सी खासियत उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है और क्यों? क्या ये इसका हजारों साल पुराना इतिहास और धर्म है, या फिर भारतीय राजनीति में इसकी जो अहम भूमिका है वो, या फिर इसकी मिलीजुली वो गंगा जमुनी तहजीब? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। आज हम उत्तर प्रदेश की भूगर्भीय संरचना और इसके जो अलग अलग भौतिक हिस्से हैं उन पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। जी, हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं इस बारे में। तो मकसद यह है कि इनके जरिए यूपी के भूगोल की, मतलब जो खास बातें हैं, वो समझें। हाँ, मतलब ये इलाका बना कैसे और इसे किन हिस्सों में बांटा गया है मोटे तौर पर। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। और ये बात तो वाकई दिलचस्प है कि यूपी का जो दक्षिणी हिस्सा है वो पुराने गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। हाँ, ये बात इसे भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो काफी पुराना बना देती है। गोंडवाना लैंड वो बहुत बड़ा भूभाग था जिससे आज के कई सारे महाद्वीप निकले हैं। अच्छा। और उत्तर प्रदेश की जो आज की शक्ल है ना, उस पे ठिथिस सागर के हटने और खास तौर पर हिमालय के बनने का बहुत गहरा असर पड़ा है। उसी से तो ये उत्तर के मैदान और तराई क्षेत्र वगैरह बने। अच्छा, तो मतलब इतनी गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं इसकी। अब देखते हैं कि यूपी को प्राकृतिक तौर पर कैसे बांटा गया है। दस्तावेज तो यही बताते हैं कि मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं। जी हाँ, 3 मुख्य भाग है। सबसे उत्तर में भाबर और तराई, फिर बीच में वो गंगा यमुना का बड़ा सा मैदान, और फिर दक्षिण में पठारी क्षेत्र। बिल्कुल, हम उत्तर से ही शुरू करते हैं, मतलब भाबर और तराई से। ठीक है। तो भाबर वो इलाका है जो शिवालिक पहाड़ियों के ठीक नीचे दक्षिण में पड़ता है। यहाँ जमीन कंकड़ पत्थरों से भरी है और थोड़ी उबड़-खाबड़ सी। अच्छा। इसकी औसत चौड़ाई करीब 34 किलोमीटर है और ये सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक एक पट्टी जैसी है। और शायद यहाँ नदियां खो जाती हैं, मतलब पत्थरों में। हाँ बिल्कुल, पहाड़ों से जो नदियां उतरती हैं वो इन कंकड़ पत्थरों में नीचे चली जाती हैं, सतह पर बहती ही नहीं दिखती। तो फिर खेती के लिए तो ये जगह अच्छी नहीं होगी। नहीं, ज्यादा अच्छी नहीं है, पानी नीचे रिस जाता है ना। फिर इसी भाबर पट्टी के दक्षिण में आता है तराई क्षेत्र। अच्छा, तराई। हाँ, यहाँ जमीन एकदम समतल है, नम है और थोड़ी दलदली भी। जो नदियां भाबर में गायब हुई थीं, वो यहाँ फिर से जमीन पर दिखने लगती हैं। और एक खास बात है, जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं, तराई की चौड़ाई बढ़ती जाती है। कहीं कहीं तो 80-90 किलोमीटर तक चौड़ी है ये पट्टी। और पहले यहाँ जंगल बहुत थे शायद। हाँ, पहले घने जंगल और लंबी घास के मैदान थे, लेकिन अब तो खैर काफी जमीन साफ करके खेती होने लगी है। गन्ना यहाँ की मुख्य फसल बन गया है। और गोरखपुर के पास इसे डुंडवा श्रेणी भी कहते हैं, ऐसा लिखा है। जी हाँ। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद यूपी की जान है, गंगा यमुना का मैदान। हाँ,
ये तो बहुत ही बड़ा और उपजाऊ मैदान है। ये गंगा, यमुना और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो लाखों सालों से जो बारीक मिट्टी ला रही हैं, जिसे कांप या जलोढ़ कहते हैं, उससे बना है। जलोढ़। खेती के नजरिए से देखें तो ये यूपी का बिल्कुल दिल है। इसे भी हम समझने के लिए दो हिस्सों में बांट सकते हैं, बांगर और खादर। अच्छा, बांगर और खादर। तो इनमें मेन फर्क क्या हुआ? क्या बस मिट्टी नई पुरानी होने का फर्क है? फर्क काफी अहम है। देखिए, बांगर वो इलाका है जो थोड़ा ऊंचा है। ठीक है। वहां नदियों की बाढ़ का पानी आमतौर पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ये खादर जितनी उपजाऊ नहीं होती। समझ गया। और खादर? खादर नदियों के बिल्कुल किनारे वाला निचला इलाका है। यहाँ लगभग हर साल बाढ़ का पानी आता है और अपने साथ मिट्टी की एक नई परत बिछा देता है। अच्छा, तो ये ज्यादा उपजाऊ हुआ? हाँ, बहुत ज्यादा उपजाऊ। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, गंडक, ये सब बड़ी नदियां इसी मैदान को सींचती हैं। और एक चीज का जिक्र था स्रोतों में, अवनालिका अपर्दन, यमुना और चंबल के किनारों पर। ये क्या होता है? अवनालिका अपर्दन मतलब पानी के तेज बहाव से मिट्टी का कटना इतनी गहरी कट जाती है कि नालियां या खड्ड बन जाते हैं। ओ, जैसे बीहड़। हाँ, बिल्कुल। चंबल घाटी में जो बड़े बड़े बीहड़ हैं वो इसी का नतीजा है। समझ गया। तो ये तो हुई मैदान की बात। अब चलते हैं प्रदेश के तीसरे और दक्षिणी हिस्से की तरफ, पठारी क्षेत्र। इसे बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। जी हाँ, बुंदेलखंड का पठार। ये गंगा यमुना मैदान के दक्षिण में है और मैदानों से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? ये प्राचीन, बहुत पुरानी और कठोर नीस चट्टानों से बना है। ये राज्य का सबसे पुराना भूभाग है, कह सकते हैं। अच्छा, सबसे पुराना? इसकी औसत ऊंचाई करीब 300 मीटर के आसपास है, लेकिन मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे कैमूर और सोनकर, वो 600 मीटर तक ऊंची हैं। और सोनभद्र की जो सोनकर पहाड़ी है वो इस पूरे पठारी भाग का सबसे ऊंचा पॉइंट भी है। तो इस पठारी इलाके की क्या खासियतें? नदियां, फसलें या कुछ खनिज वगैरह? यहाँ की मुख्य नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। मिट्टी पथरीली है और मैदानों जितनी उपजाऊ नहीं है, इसलिए चना यहाँ की प्रमुख फसल है। और खनिज? खनिज भी मिलते हैं, जैसे मिर्जापुर में चूना पत्थर मिलता है और सोनभद्र का जो सिंगरौली इलाका है वहाँ कोयला मिलता है। अच्छा, कोयला भी है? हाँ, इस पठार की जो दक्षिणी सीमा है वो विंध्य पर्वत बनाता है। पश्चिम में केन नदी है और पूर्व में टोंस नदी। और कुछ छोटी मोटी पर जरूरी बातें भी हैं शायद। हाँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो उत्तर में नेपाल से लगती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हुई। हाँ, ये तो है। और राज्य का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र है। सोनभद्र का कुछ हिस्सा बघेलखंड के पठार में भी गिना जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो यूपी में उत्तर से दक्षिण तक गजब की भौगोलिक विविधता है। बहुत ज्यादा। उत्तर में वो कंकरीला, भाभर और नम तराई, बीच में इतना बड़ा उपजाऊ मैदान, और दक्षिण में ये पुराना पठारी भाग। हर इलाके की अपनी अलग पहचान है। बिल्कुल, और यही भौगोलिक बनावट तय करती है कि किस इलाके में कैसे संसाधन मिलेंगे, किस तरह की खेती होगी और वहाँ आर्थिक विकास की क्या संभावनाएं हैं। सही कहा। और यही शायद सोचने वाली बात भी है आगे के लिए कि ये जमीनी फर्क जो हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए विकास के कौन से अलग अलग रास्ते, कौन सी चुनौतियां और कौन से मौके लेकर आते होंगे, इस पर वाकई सोचा जा सकता है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की नदियों, झीलों और वहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ नक्शे और थोड़ी जानकारी भी है जिससे ये पूरा नेटवर्क समझने में आसानी होगी। सही। मकसद यही है कि यूपी के ये जो जल संसाधन है, इनका पूरा जाल और इसका क्या महत्व है, इसे जाना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये नदियां और नहरें हैं ना, ये सिर्फ पानी का जरिया नहीं है। ये तो राज्य की जो पूरी भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, उसकी एक तरह से बुनियाद है। इन स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि भाई नदियां कहाँ से निकल रही हैं, किधर को बह रही हैं और खेती किसानी में उनका क्या रोल है। अच्छा, तो समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि यूपी की नदियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे कुछ हिमालय से आती हैं, हाँ बिल्कुल, कुछ मैदानों से निकलती हैं और कुछ दक्षिण के पठार से, है ना। हाँ, ये वर्गीकरण उनके उद्गम कहाँ से शुरू होती हैं और उनकी विशेषताओं पर आधारित है। जैसे गंगा और यमुना, ये तो सबसे प्रमुख हैं ही।
जो हिमालय से आती हैं। जीवन रेखा एक तरह से। हाँ, जीवन रेखा कहना गलत नहीं होगा। इनके अलावा जैसे शारदा है, रामगंगा, घाघरा, ये भी हिमालयी नदियां हैं। फिर मैदानी भाग से गोमती जैसी नदियां निकलती हैं और पठाली भाग से आती हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन। अच्छा, अगर गंगा की बात करें तो ये बिजनौर से यूपी में दाखिल होती हैं। हाँ, बिजनौर जिले से। और फिर बलिया से बाहर निकल जाती हैं। ये तो करीब 1450 किलोमीटर का सफर हो गया। हाँ, राज्य के अंदर ये काफी लंबा रास्ता तय करती है। और इसमें कई सहायक नदियां भी मिलती हैं, जैसे रामगंगा, घाघरा, गोमती। बिल्कुल। और मैंने सुना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो भी रामगंगा के किनारे ही है। सही कहा, बिल्कुल, रामगंगा नदी के किनारे है। और यमुना, वो कहाँ से आती है? यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में। अच्छा। और यूपी में ये सहारनपुर के पास से प्रवेश करती है और फिर प्रयागराज में जाकर गंगा जी से मिल जाती है। ओके। ये यूपी के लगभग 19 जिलों से होकर गुजरती है। 19 जिले? हाँ, और हरियाणा के साथ सीमा भी बनाती है ये नदी। और इसकी सहायक नदियां? यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, केन है। ये नदियां दक्षिण के पठार से आती हैं, मध्य प्रदेश की तरफ से, और यमुना में मिलती हैं। अच्छा। कुछ और नदियों का जिक्र भी जरूरी लगता है, जैसे घाघरा नदी। हाँ, घाघरा, जिसे अब मैदानों में सरयू भी कहते हैं। अयोध्या शहर इसी के किनारे है। बिल्कुल सही। और शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं, वो पीलीभीत से यूपी में आती है। ओके। और राप्ती, जिसके किनारे गोरखपुर बसा है। हाँ, राप्ती भी महत्वपूर्ण है। और गोमती नदी को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, गोमती तो लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जैसे शहर गोमती का तट पर ही हैं। ये पीलीभीत की फुलर झील से निकलती है। ये मैदानी नदी है, ईहड़ों के लिए जानी जाती है। हाँ, बीहड़, वो कटाव वाला इलाका। हाँ, वो गहरे खड्डों वाला उबड़ खाबड़ इलाका। ये इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। ओके। इसी तरह बेतवा और केन, ये भी मध्य प्रदेश से आकर यमुना में मिलती हैं। हमीरपुर के पास बेतवा मिलती है और बांदा के पास केन। और इन पर तो बांध भी बने हैं शायद, बेतवा पर। हाँ, बेतवा पर माता टीला बांध है, राजघाट बांध भी है। और केन बेतवा लिंक परियोजना की बात भी काफी समय से चल रही है। हाँ, वो इंटरलिंकिंग वाली। जी। इन नदियों का महत्व सिर्फ पीने का पानी या सिंचाई ही नहीं है। ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, जिससे मैदानों का निर्माण होता है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। सही है। और सोन नदी, वो भी अहम है शायद। हाँ, सोन नदी भी महत्वपूर्ण है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यूपी के सोनभद्र जिले से होकर गुजरती है। फिर आगे बिहार में गंगा में मिल जाती है। और इसी पर वो रेहंद बांध है। नहीं, सोन की सहायक नदी है रेहंद, उस पर बनाए रेहंद बांध, सोनभद्र के पिपरी में। अच्छा, सोन की सहायक नदी पर। हाँ, और इस बांध से जो जलाशय बना है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, वो भारत की सबसे बड़े कृत्रिम झीलों में से एक माना जाता है। वाह, ये तो काफी बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे नदी परियोजनाओं से बड़े जलाशय बनते हैं। वैसे नदियों की बात हो रही है, तो गंगा की सफाई के लिए भी तो प्रयास हुए हैं। जैसे वो गंगा एक्शन प्लान था। हाँ, गंगा एक्शन प्लान GAP 1985 में शुरू हुआ था और फिर 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम आया। ये सब गंगा को साफ करने के प्रयास हैं। अब थोड़ा सिंचाई पर आते हैं। हाँ। आंकड़े देख रही थी मैं, तो यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई तो नलकूपों से होती है। बिल्कुल। ट्यूबवेल से। हाँ, बिल्कुल। करीब 74% सिंचाई नलकूपों पर निर्भर है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत ज्यादा है। इसके बाद नहरों का नंबर आता है, लगभग 15%। लेकिन नहरों का जाल भी बहुत बड़ा और पुराना है यूपी में। अच्छा। हाँ, जैसे शारदा नहर प्रणाली, ये राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। पीलीभीत से शुरू होकर प्रयागराज तक कई जिलों को पानी देती है। सबसे लंबी और सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी नहरों में से एक है पूर्वी यमुना नहर। कहते हैं इसे शाहजहां के समय में शुरू किया गया था, बाद में अंग्रेजों ने इसका विस्तार किया। अच्छा, शाहजहां के समय की। हाँ। फिर ऊपरी गंगा नहर है, जो हरिद्वार से निकाली गई है, और निचली गंगा नहर, जो नरौरा से निकाली गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब नदियां, नहरें और फिर इन पर बने बांध, जैसे एक रामगंगा बांध भी है, वो काफी ऊंचा बताया जाता है। हाँ, रामगंगा बांध, जो धामपुर बिजनौर के पास है, वो राज्य का सबसे ऊंचा मिट्टी का बांध माना जाता है। फिर माता टीला, रेहंद, राजघाट जैसे बांध तो हैं ही। और झीलें भी तो हैं। हाँ। जैसे गोरखपुर का रामगढ़ ताल। हाँ, रामगढ़ ताल है। आगरा की कीठम झील है, जिसे सूर सरोवर पक्षी विहार भी कहते हैं। ऐसी कई प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें हैं। तो ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल, ये ना सिर्फ सिंचाई और पीने का पानी देते हैं, बल्कि ये
बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं होती हैं। मतलब बाढ़ नियंत्रण में मदद, बिजली उत्पादन, मछली पालन, पर्यटन, कई मकसदों को पूरा करती हैं। सही। तो ये राज्य के विकास के लिए बहुत अहम है। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा जल संसाधन नेटवर्क है, ये काफी विशाल और जटिल है। इसमें नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां, फिर नहरें, बांध, झीलें, ये सब मिलकर राज्य के जीवन और अर्थव्यवस्था को एक तरह से आधार देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरा तंत्र कृषि और पानी की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करता है। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? कि जिस तरह से पानी पर दबाव बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन का असर भी दिख रहा है, तो भविष्य में इन नदी प्रणालियों और सिंचाई नेटवर्क का प्रबंधन कैसे होगा? हाँ, ये तो है। खास करके केन, बेतवा जैसी जो नदी जोड़ने की परियोजनाएं हैं, उनके अपने पर्यावरणीय और सामाजिक पहलू भी हैं। तो आगे चलकर इनका संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये देखना और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना होगा। स्टडी नोट्स और सवाल हैं, चलिए इनमें थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये भौगोलिक सोच मतलब समय के साथ कैसे विकसित हुई और कौन लोग थे जिन्होंने इसे ये शक्ल दी। कोशिश यही रहेगी कि इस विषय के सफर को ठीक से समझें। अच्छा, तो एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्यों? ये जो विचार है कि भूगोल का मतलब है नक्शे बनाना, ये सबसे पहले किसका था? मतलब लगता तो काफी पुराना विचार है ये। हाँ, ये थे क्लॉडियस टॉलेमी, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं। वो एक माने हुए खगोल शास्त्री भी थे और उनकी किताब एल्मागेस तो काफी मशहूर है। उनका जोर था गणितीय भूगोल और क्या कहते हैं, नक्शा नवीसी पर। तो हाँ, इससे साफ पता चलता है कि शुरुआत में भूगोल का लेना देना जगहों को दिखाने मतलब स्थानिक प्रतिनिधित्व से कितना ज्यादा था। दिलचस्प है। तो शुरुआत नक्शों से हुई, लेकिन ये जो शब्द है भूगोल या ज्योग्राफी, ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? हाँ, ये श्रेय जाता है एरेटोथेनीस को। हाँ, उन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द इस्तेमाल किया। ये ग्रीक शब्दों से बना है, जी यानी पृथ्वी और ग्राफो मतलब वर्णन करना। तो उनके लिए भूगोल का मतलब था पृथ्वी की सतह का अध्ययन, इस नजरिए से कि भाई इंसान कहाँ और कैसे रहता है। मतलब शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो टॉलेमी का जोर नक्शों पर, एरेटोथेनीस ने शब्द दिया, लेकिन पृथ्वी की सतह बनती कैसे है, इस पे भी तो विचार हुआ होगा। एक बहुत मशहूर कथन है, वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। ये कहाँ से आया और इसका मतलब क्या था असल में? हाँ, ये जेम्स हटन का, जो स्कॉटलैंड के भूगोलवेत्ता थे, उनका एक बड़ा क्रांतिकारी विचार था। इसे कहते हैं एक रूपतावाद, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। इसका सार ये है कि जिन धीमी प्रक्रियाओं से, जैसे कटाव है, जमाव है, इनसे आज धरती बदल रही है, वही प्रक्रियाएं लाखों करोड़ों सालों से काम कर रही हैं। मतलब आज को समझकर हम अतीत को समझ सकते हैं। ये भूविज्ञान और भू आकृति विज्ञान के लिए एक बुनियादी सोच बन गई। उनकी किताब थियोरी ऑफ द अर्थ इसी पर तो आधारित थी। इसने भूविज्ञान को बस अंदाजों से निकालकर वैज्ञानिक अवलोकन की तरफ मोड़ा। हाँ, ये तो वाकई में बड़ा बदलाव रहा होगा सोचने के तरीके में। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका में भू आकृति विज्ञान पर शुरुआती काम करने वाले कौन थे, कुछ ध्यान है? जी, जे.के. गिलबर्ट का नाम आता है। हाँ, हमारे नोट्स बताते हैं कि उन्होंने पेडिमेंट जैसा शब्द गढ़ा और भू आकृतियों के बनने के तरीके को समझने की कोशिश की। उन्होंने गतिक संतुलन सिद्धांत पर भी काम किया था, डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी। ये सिद्धांत कहता है कि लैंडस्केप जो है वो लगातार बदलते तो रहते हैं, पर लंबे समय में देखा जाए तो एक औसत संतुलन बनाए रखते हैं। और भूगोल में अलग अलग तरीकों को लेकर भी तो बहसें चलती रही हैं, है ना? जैसे किसी एक विषय का पूरी दुनिया में अध्ययन करें या फिर किसी एक क्षेत्र की सारी चीजों का एक साथ, क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल। बिल्कुल बिल्कुल, ये भूगोल का एक अहम द्वैतवाद, एक दुविधा रही है हमेशा से। वॉरेनियस वो पहले विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को दो हिस्सों में बांटा था। एक सामान्य या क्रमबद्ध भूगोल, जो किसी एक भौगोलिक तत्व, मान लीजिए जलवायु या वनस्पति, उसका दुनिया भर में अध्ययन करता है। और दूसरा विशेष या प्रादेशिक भूगोल, जो किसी एक खास प्रदेश की सभी भौगोलिक विशेषताओं को एक साथ देखता है। बाद में हम्बोल्ट जैसे विद्वानों ने क्रमबद्ध अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया, वहीं कार्ल रिटर वो प्रादेशिक अध्ययन के ज्यादा हिमायती थे। अच्छा, ये दिलचस्प है कि रिटर को अक्सर आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। क्या इसका मतलब सिर्फ उनके काम करने का तरीका था या उनके नजरिए में भी कुछ खास था?
स्रोत उनके उद्देश्यवादी दृष्टिकोण का भी जिक्र करते हैं। हाँ, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता शायद इसलिए कहा गया क्योंकि वो फील्ड वर्क पर जाने के बजाय मौजूदा जानकारी और रिपोर्ट्स पर ज्यादा निर्भर करते थे, ऐसा माना जाता है। और उनका उद्देश्यवादी या टीलियोलॉजिकल नजरिया वो ये मानता था कि भौगोलिक विशेषताओं का कोई ना कोई उद्देश्य या डिजाइन होता है जिसे अक्सर ईश्वरीय योजना से जोड़ा जाता था। ये नजरिया हम्बोल्ट ए ज्यादा अनुभवजन्य मतलब एम्पिरिकल तरीके से काफी अलग था। समझ गया। तो विचारों में ये टकराव और विकास तो लगातार चलता रहा है। क्या कोई ऐसा खास दौर आया जब भूगोल में बहुत तेजी से मतलब एकदम से बदलाव हुआ हो? हाँ, निश्चित रूप से दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दौर, उसे कहते हैं मात्रात्मक क्रांति या क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। जैसा कि हमारे स्रोत इशारा करते हैं, इस दौर में भूगोल सिर्फ वर्णनात्मक नहीं रहा। इसमें गणित, सांख्यिकी, मॉडल्स बनाने और सिद्धांत गढ़ने पर जोर बहुत बढ़ गया। कोशिश ये थी कि भूगोल को ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा वस्तुनिष्ठ और सटीक बनाया जाए ताकि भौगोलिक पैटर्न को बेहतर समझा जा सके और शायद भविष्यवाणी भी की जा सके। ये सिर्फ तरीकों का बदलाव नहीं था, इसने तो भूगोल के मकसद और दायरे को ही बदल दिया था एक तरह से। और रिचर्ड हार्टशॉन जैसे विद्वानों ने इस दौर में भूगोल की प्रकृति और उसके दृष्टिकोण को परिभाषित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उनकी किताबें द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि भूगोल सिर्फ जगहों के नाम रटने या नक्शे देखने से कहीं ज्यादा गहरा विषय है। टॉलेमी के नक्शों से शुरू होकर हटन की जमीन को समझने के तरीके, फिर रिटर और हम्बोल्ट की बहसें और वहां से होते हुए मात्रात्मक क्रांति तक, इस विषय ने विश्लेषण और सिद्धांत की तरफ एक वाकई लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल सही। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम भूगोल को जिस तरह से देखते और समझते हैं, उसकी नींव इन्हीं ऐतिहासिक विचारों और बहसों पर टिकी हुई है। ये दिखाता है कि कैसे ये क्षेत्र समय के साथ विकसित हुआ है, ज्यादा विश्लेषणात्मक और सैद्धांतिक बना है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। भूगोल के इस ऐतिहासिक सफर को जानना, आज की दुनिया में हम स्थानिक जानकारी, जीपीएस, नक्शों और डेटा को कैसे देखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इस समझ पर कोई असर डालता है? सोचने वाली बात है ना। उत्तर प्रदेश की वन संपदा और वन्य जीवों की दुनिया में एक नजर डालने वाले हैं जी। हमारे पास है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 और कुछ दूसरे आंकड़े भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि इनसे राज्य की जो प्राकृतिक धरोहर है उसकी खास बातें निकालें। बिल्कुल। मैंने सुना कि हालिया रिपोर्ट में वनु क्षेत्र में कुछ बढ़ोतरी हुई है। क्या है ये मामला, थोड़ा देखते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश भारत की सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से है। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में प्रकृति और विकास, इनके बीच संतुलन साधना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हम देखेंगे कि भाई वनों की स्थिति क्या है, असल में कौन सी महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ जगहें हैं और बचाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। सही। तो शुरुआत वनों से ही करते हैं फिर। उत्तर प्रदेश में जहां तक मुझे पता है, ज्यादातर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। कहीं थोड़े नम, कहीं सूखे वाले और कुछ कंटीले इलाके भी हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से यही 3 तरह के वन हैं और इनमें साल, सागौन, महुआ, पलाश, ये सब महत्वपूर्ण पेड़ मिलते हैं। अच्छा। और जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, वो असल में 2021 के आंकड़ों पर आधारित है। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। हाँ, तो वो बताती है कि राज्य का करीब 14,818 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो वनों से ढका है। 14,818, ठीक है जी। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का आप समझ लीजिए महज 6.15% है। सिर्फ 6.15%? हाँ, बस इतना ही। अच्छी बात यह है कि 2019 की तुलना में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 12 वर्ग किलोमीटर की। 12 वर्ग किलोमीटर सुनने में लगता है कि कुछ तो बढ़ा, पर क्या ये काफी है? मतलब राष्ट्रीय लक्ष्य तो 33% का है ना। वही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और राष्ट्रीय लक्ष्य 33% का है। उसके मुकाबले ये जो 12 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी है, ये बहुत ही मामूली है। सही। ये दिखाता है कि वन क्षेत्र बढ़ाना कितना मुश्किल काम है, खासकर जब आबादी का दबाव इतना ज्यादा हो।
वैसे एक जानकारी ये भी है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र सोनभद्र जिले में मिलता है। अच्छा, सोनभद्र में? वो तो दक्षिण में पड़ता है बिल्कुल। जी बिल्कुल, दक्षिणी छोर पर। ठीक है। वनों के अलावा फिर वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों के लिए भी तो उत्तर प्रदेश जरूरी है। यहाँ प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है दुधवा। हाँ, दुधवा नेशनल पार्क बाघों के लिए काफी मशहूर है और कई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज मतलब वन्य जीव विहार भी है। बिल्कुल है, और इनमें चंदौली का जो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है वो सबसे पुराना है, 1957 में बना था। ओह, 1957, काफी पहले। जी, तो ये एक तरह से राज्य में वन्य जीव संरक्षण की शुरुआत का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर और सोनभद्र में फैला हुआ कैमूर विहार है, वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। कैमूर सबसे बड़ा? अच्छा। हाँ, वहाँ आपको तेंदुआ, भालू, कई तरह के हिरण ये सब मिल जाएंगे। और इसकी ठीक उलट ललितपुर का महावीर स्वामी विहार है, वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा? जी। तो ये अलग अलग साइज के जो विहार हैं वो अलग अलग तरह के जीवों को एक तरह से पनाह देते हैं। सही है। और पक्षियों के लिए, उनके लिए भी तो कुछ खास जगह होंगी। मैंने पढ़ा था कि कन्नौज का लाख बहोसी पक्षी विहार काफी बड़ा है। हाँ, लाख बहोसी सबसे बड़ा पक्षी विहार है और एटा का पटना पक्षी विहार सबसे छोटा है। पटना पक्षी विहार एटा में, ठीक। और नवाबगंज, समसपुर, सांडी, ये सब नाम भी सुने। यहाँ शायद सर्दियों में बाहर से पक्षी आते होंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो पक्षी विहार है, खासकर जो वेटलैंड्स वाले इलाके हैं, आर्द्र भूमि वाले, वो प्रवासी पक्षियों के लिए जीवन रेखा जैसे हैं। और यही जो विविधता है ना, यही संरक्षण के प्रयासों को और भी जरूरी बना देती है। राज्य में कई कार्यक्रम चल भी रहे हैं इसके लिए, जैसे सामाजिक वानिकी है, सोशल फॉरेस्ट्री। हाँ, जिसका मकसद होता है वन क्षेत्र के बाहर पेड़ लगाना। फिर संयुक्त वन प्रबंधन है, जिसमें गांव वाले मतलब स्थानीय समुदाय वन विभाग के साथ मिल के जंगलों की देखभाल करते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ सरकार नहीं, लोगों को भी जोड़ने की कोशिश है इसमें। बिल्कुल सही। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन जैसे पेड़ लगाने के बड़े अभियान भी चलाए गए हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, मतलब वेटलैंड्स, रामसर साइट्स। हाँ, रामसर साइट्स, उनको भी दर्जा दिया गया है। जैसे ऊपरी गंगा नदी का कुछ हिस्सा है और हाल ही में हैदरपुर वेटलैंड को भी शामिल किया गया है। ये पानी और बायोडायवर्सिटी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो अच्छी बात है। और फिर कुछ स्पेशल प्रयास भी हैं, जैसे इटावा में लायन सफारी पार्क बनाया गया है और महाराजगंज में गिद्धों के संरक्षण के लिए खास केंद्र है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। अरे वाह, गिद्धों के लिए भी ये तो बहुत ही जरूरी पहल है। उनकी संख्या तो बहुत कम हो गई थी बीच में। जी, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुनौतियां अपनी जगह हैं, पर कोशिशें भी चल रही हैं। बिल्कुल, संक्षेप में कहें तो यही है। उत्तर प्रदेश में वन और वन्य जीवों की विविधता तो है, लेकिन जो वन क्षेत्र है वो राष्ट्रीय लक्ष्य से अभी भी काफी पीछे है। ये जो मामूली सी बढ़ोतरी है वो एक संकेत तो है, पर लगातार और असरदार कदमों की जरूरत बनी हुई है। दुधवा नेशनल पार्क हो या अलग अलग वन्य जीव और पक्षी विहार हो या फिर रामसर स्थल, ये सब इस धरोहर के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो आज की इस बातचीत से हमने उत्तर प्रदेश की वन संपदा और वन्य जीवों की एक मोटी-मोटी तस्वीर समझी। स्रोतों से काफी जानकारी मिली। जी हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, विकास की जरूरतें बढ़ रही हैं, क्या ये राज्य भविष्य में अपनी जो ये कीमती प्राकृतिक विरासत है और जो इंसानी तरक्की है, इसके बीच एक टिकाऊ संतुलन, एक सस्टेनेबल बैलेंस बना पाएगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है जिस पे लगातार ध्यान देने की जरूरत होगी। पास ना उत्तर प्रदेश के कुछ खास जिलों पर आधारित कुछ नोट्स या शायद गाइड जैसे कुछ स्रोत हैं। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। तो लखनऊ की नज़ाकत से लेके वाराणसी की आध्यात्मिकता, आगरा का इतिहास, कोशिश यही है कि समझे कि इन स्रोतों से इन जगहों की कौन सी खास परतें खुलती हैं, मतलब इनकी अहमियत कैसे सामने आती है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें उत्तर प्रदेश की जो विविधता है उसकी एक झलक तो देते ही है। हर शहर की अपनी कहानी है, अपना एक अलग किरदार है। हाँ। चलिए, तो इन स्रोतों के जरिए कुछ प्रमुख जिलों के इतिहास और संस्कृति में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं क्या दिलचस्प बातें निकल कर आती हैं। हाँ, तो शुरुआत लखनऊ से ही करते हैं। स्रोत इसे नवाबों का शहर कह रहे हैं, शहर अदब भी, और पुराना नाम लक्ष्मणपुर
या लखनपुर भी बताया गया है इसमें। जी। यहाँ दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल, फिर नवाब और आखिर में अंग्रेजों का राज रहा। 1857 की क्रांति का भी जिक्र है। ऐसा लगता है कि इन नोट्स में नवाबी असर पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, और ये असर सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं है, हाँ। बल्कि यहाँ की जो तहजीब है, मतलब जीने का सलीका, कलाएं, उसमें भी साफ झलकता है, जैसा इन स्रोतों में इशारा है। हाँ। अच्छा। बड़ा इमाम बाड़ा जो नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया, हाँ। और छोटा इमाम बाड़ा नवाब मोहम्मद अली शाह ने 1838 में। ये तो खैर मिसालें हैं ही। हाँ हाँ। और रेजिडेंसी का जिक्र भी है जो 1857 की गवाह है। और हाँ, चिकनकारी और जरदोजी का काम, वो तो लखनऊ की पहचान ही बन चुका है। सही कहा। अच्छा, लखनऊ की इस नवाबी तहजीब से निकलकर अब इन स्रोतों के हिसाब से एक बिल्कुल अलग शहर चलते हैं, वाराणसी, मतलब काशी। काशी, बनारस, हाँ। इसे मंदिरों का शहर, घाटों का नगर कहा गया है, गंगा किनारे बसा है और हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों के लिए अहमियत रखता है ना? सारनाथ पास में जो है। बिल्कुल। इन नोट्स में इसके बहुत पुराने इतिहास और पौराणिक कथाओं का हवाला है, खासकर शिवजी से जुड़ाव का। और अगर आधुनिक समय की बात करें तो मदन मोहन मालवीय जी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब BHU, वो एक बहुत बड़ा पड़ाव है। हाँ, BHU तो बहुत महत्वपूर्ण है। और काशी विश्वनाथ मंदिर, अनगिनत घाट, सारनाथ तो हैं ही, साथ में बनारसी साड़ियों का जिक्र भी खास तौर पर है इसमें। ये यहाँ की कारीगरी का प्रतीक है। तो ये स्रोत एक तरह से शहर के आध्यात्मिक और शैक्षिक दोनों पहलुओं को दिखा रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब इतिहास की बात चल ही रही है तो आगरा का जिक्र कैसे ना हो। स्रोत बताते हैं कि सिकंदर लोदी ने इसे बसाया था 1504 में, और ये मुगलों की राजधानी भी रहा काफी टाइम तक। और जाहिर है ताजमहल। अरे हाँ, ताजमहल तो है ही यूनेस्को विश्व धरोहर, लेकिन ये स्रोत आगरा के किले और पास ही फतेहपुर सीकरी का भी जिक्र करते हैं, जो मुगल वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। सही। और दिलचस्प बात यह है कि इतिहास के साथ साथ ये नोट्स आगरा के चमड़े के काम और पेठे का भी उल्लेख करते हैं। मतलब इतिहास और उद्योग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, पेठा तो बहुत मशहूर है। अच्छा, अब प्रयागराज पर आते हैं। पुराना नाम प्रयाग, गंगा, यमुना और वो जो अदृश्य सरस्वती नदी है उसके संगम पर। हाँ, संगम। कुंभ मेले का तो ये बहुत बड़ा केंद्र है। स्रोत ये भी बता रहे हैं कि अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था, जो 2018 में फिर से प्रयागराज हो गया। यहाँ अशोक स्तंभ का होना इसके बहुत गहरे ऐतिहासिक जड़ों को दिखाता है, और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में आनंद भवन के जरिए इसकी भूमिका भी अहम रही है, जिसका जिक्र है। हाँ, आनंद भवन तो है ही। संगम, अकबर का किला, उच्च न्यायालय, ये सब तो हैं ही, और इलाहाबादी अमरूद का जिक्र भी है इन नोट्स में। तो ये स्रोत प्रयागराज को एक ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों तरह के महत्व वाले शहर के तौर पर पेश करते हैं। अच्छा, अब कानपुर नगर की बात करते हैं। इन नोट्स में से पूर्व का मैनचेस्टर और चर्म नगर यानी लेदर सिटी कहा गया है। तो एक औद्योगिक पहचान तो साफ दिखती है। बिल्कुल। गंगा किनारे बसा है और 1857 से भी जुड़ाव है इसका, नाना साहिब के संदर्भ में। हाँ, चमड़ा और कपड़ा उद्योग इसके मुख्य पहचान है, और IIT कानपुर, HTBT जैसी संस्थान इसके शैक्षिक महत्व को भी दर्शाते हैं। हाँ, ये भी है। और पास में जो बिठूर है उसका पौराणिक कनेक्शन, जैसे वाल्मीकि आश्रम और लवकुश से जुड़ाव की बात है, वो इस औद्योगिक शहर में एक और मतलब एक अलग ही परत जोड़ता है। इन स्रोतों से ये पता चलता है। लखनऊ की नवाबी संस्कृति से कितना अलग है ना कानपुर का मिजाज। हाँ, बिल्कुल अलग। और आखिर में मेरठ का भी जिक्र है, जहां से 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी भड़की थी। इन नोट्स में शायद इस पर ज्यादा विस्तार नहीं दिया गया, पर यह घटना तो बहुत बड़ी है इतिहास में। हाँ, 10 मई 1857 की तारीख वो भारतीय इतिहास के लिए बहुत अहम है, और उसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। भले ये स्रोत संक्षिप्त हो, इसका महत्व तो कम नहीं होता। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों को जब हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के इन जिलों की कितनी अलग अलग तस्वीरें उभरती हैं। कहीं नवाबों की विरासत है, कहीं आध्यात्मिकता का गहरा रंग, कहीं मुगल इतिहास की छाप, कहीं उद्योग की धमक तो कहीं क्रांति की गूंज। हर शहर की अपनी एक खास पहचान है, अपना एक वजूद है। और यहीं एक सवाल मन में आता है, या शायद एक सोचने की बात है, कि जब हम इन अलग अलग जिलों की खासियतों को, जैसा कि इन स्रोतों में दिया गया है, थोड़ा करीब से जानते हैं, समझते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की जो एक पूरी छवि है
उसको देखने का हमारा नजरिया कुछ बदलता है। क्या मतलब? मतलब ये सिर्फ नक्शे पर एक राज्य ना होकर कई अनूठी कहानियों, संस्कृतियों, विरासतों का एक गुलदस्ता सा नजर आने लगता है। शायद इस पर और सोचा जा सकता है ना? नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की खेतीबाड़ी और पशुपालन पर मिली जानकारी को थोड़ा खंगाल रहे हैं। जी। देखते हैं इन स्रोतों से क्या खास बातें और रोचक तथ्य हाथ लगते हैं। जरूर। उत्तर प्रदेश तो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हम सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो जानकारी हमारे पास है वो राज्य की फसलों, पशुधन उत्पादन में उसकी जगह और जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी काफी अच्छी तस्वीर पेश करती है। चलिए इसी जानकारी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो बात सामने आती है, देश के कुल अनाज उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। जी हाँ, पहले नंबर पर। ये तो बहुत बड़ी बात है। और करीब 59.3%, मतलब लगभग 60% काम करने वाली आबादी खेती से जुड़ी है। सही कहा। यहाँ 9 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र भी हैं। हाँ, और यही 9 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश को इतनी तरह की फसलें उगाने में मदद करते हैं, वो गेहूं से लेकर गन्ना और चावल तक। अच्छा। इसी वजह से ये देश का एक तरह से अन्न भंडार है। अन्न भंडार, सही। और मोटे तौर पे देखें तो 3 फसल मौसम होते हैं, रबी, खारिफ और जायद। हाँ, जो अलग अलग समय पर बोई जाती हैं। बिल्कुल। फसलों की बात करें तो गेहूं, गन्ना और आलू, इनमें तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है। जी, इन तीनों में अव्वल है। चावल में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर है और बाजरे में राजस्थान के बाद। हाँ, चावल में दूसरा, बाजरे में भी दूसरा। गेहूं के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है और इसे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। हाँ, मतलब ठंडी और ठीक-ठाक बारिश, जो यहाँ सर्दियों में मिल जाती है। बिल्कुल। खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है वो गेहूं के लिए बहुत ही माकूल है। इसी तरह गन्ने में भी राज्य अव्वल है, तभी तो इसे शक्कर का कटोरा कहते हैं। हाँ, शक्कर का कटोरा, मेरठ वाला इलाका शायद। जी, मेरठ का इलाका इसके लिए खास तौर पे जाना जाता है। अच्छा। चावल या धान के लिए, जैसा आपने कहा, ज्यादा पानी और थोड़ी ज्यादा गर्मी चाहिए होती है। लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर बारिश। हाँ, तराई वाले इलाकों में शायद ये ज्यादा होता होगा। बिल्कुल, तराई क्षेत्र में। और दालों की बात करें तो बुंदेलखंड का इलाका काफी अहम है, खासतौर पर चने के लिए। चना, अरहर, ये सब दालें। जी। कुछ और खास चीजें भी निकली हैं इन स्रोतों से, जैसे प्रतापगढ़, वो आंवले के लिए मशहूर है। हाँ, प्रतापगढ़ का आंवला बहुत फेमस है। और आम, भला मलियाबाद का दशहरी और बनारस का लंगड़ा आम, कौन नहीं जानता। अरे बिल्कुल, दशहरी और लंगड़ा। संतरे के लिए सहारनपुर और आसपास का इलाका जाना जाता है। जी, सहारनपुर क्षेत्र। हाँ, और इन खास फसलों के साथ ही कुछ जरूरी रिसर्च सेंटर्स का भी जिक्र है। बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे लखनऊ में गन्ने पर रिसर्च का भारतीय संस्थान है, IISR लखनऊ। हाँ, और मेरठ में आलू अनुसंधान केंद्र की एक शाखा है। अच्छा, आलू पर भी रिसर्च। जी, और महोबा में पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर भी है। पान के लिए महोबा में? हाँ, ये संस्थान जो हैं ये खेती को बेहतर बनाने में बड़ा रोल निभाते हैं। ये तो हुई फसलों की बात। अब पशुपालन पर आते हैं। हाँ, एक और मैदान जिसमें उत्तर प्रदेश का दबदबा है। हाँ बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक पशुओं की कुल संख्या और दूध उत्पादन दोनों में ही यूपी देश में नंबर 1 है। जी, दोनों में। ये बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन फ्लड का भी जिक्र है इसमें, जो देश में दूध उत्पादन बढ़ाने से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम था। हाँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन वाला, उसके कई चरण थे। और 2018 में यहाँ हर व्यक्ति के लिए रोजाना करीब 371 ग्राम दूध उपलब्ध था। 371 ग्राम प्रतिदिन, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा था उस समय। हाँ, ज्यादा है। सही बात है। डेयरी उद्योग यहाँ की गांव की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत खंबा है। और ये कोई नई बात नहीं है। पशुपालन विभाग तो 1944 में और दूध विकास विभाग 1976 में ही बन गए थे। काफी पहले। जी, और दूध उत्पादकों का हौसला बढ़ाने के लिए गोकुल पुरस्कार योजना जैसी स्कीमें भी चल रही हैं। गोकुल पुरस्कार योजना? हाँ। अच्छा। और किसानों की मदद के लिए भी कई योजनाओं का जिक्र मिला है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये तो काफी पुरानी है, 1998-99 की। जी, कैसी सी? इससे किसानों को आसानी से कर्ज मिल पाता है। फिर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 की।
ये फसलों के नुकसान से बचाने के लिए होगी। हाँ, फसल बीमा। और एक किसान मित्र योजना भी थी 2001 की। किसान मित्र योजना, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था किसानों तक मतलब नई तकनीक और जानकारी पहुंचाना। अच्छा, सलाह वगैरह देना? हाँ, एक तरह से इन सब योजनाओं का मकसद यही रहा है कि किसानों को पैसा मिले, तकनीक मिले, उनका जोखिम कम हो और पैदावार बढ़े। हाल में 2017 में एक किसान समृद्धि आयोग भी बनाया गया था। किसान समृद्धि आयोग जी, जिसका लक्ष्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना था। हाँ, ये लक्ष्य तो काफी चर्चा में रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश अनाज, गन्ना, आलू और दूध, इन सब में तो देश को लीड कर ही रहा है। हाँ, मुख्य रूप से इनमें। साथ ही आंवला, आम और पान जैसी खास क्षेत्रीय फसलें भी यहाँ की पहचान है, और इन सबको सहारा देने के लिए कई योजनाएं भी हैं। सही है। ये आंकड़े और जो जानकारी हैं वो उत्तर प्रदेश की कृषि की ताकत और उसकी जो विविधता है उसको साफ दिखाते हैं। ये राज्य मतलब भारत की खाद्य सुरक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये तो है। लेकिन इन स्रोतों को देखते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? कि भाई इतनी कृषि प्रधानता है, इतनी योजनाएं हैं, सब ठीक है, लेकिन भविष्य में उत्तर प्रदेश की खेती के सामने सबसे बड़ी चुनौती या कहें कि सबसे जरूरी नया कदम क्या हो सकता है? अच्छा, आगे के लिए? हाँ, खासकर जब हम टिकाऊ खेती की बात करते हैं, पानी के सही इस्तेमाल की और जो मौसम बदल रहा है उसके असर की, ये सब देखते हुए आगे क्या, ये आगे सोचने वाला मुद्दा है। आज हमारे सामने ना उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। इनमें सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों से लेकर मतलब यहाँ के खास पर्यटन स्थलों तक की जानकारी है। हाँ, और इन दस्तावेजों के आधार पर आज हम उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और पर्यटन की जो तस्वीर है उसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सही। देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या खास बताते हैं। चलिए, तो फिर शुरुआत सड़कों से करते हैं। ऐसा लग रहा है देखकर के उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का तो जैसे जाल सा बिछाया जा रहा है। बिल्कुल। यमुना एक्सप्रेसवे, फिर वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिस पर फाइटर जेट भी उतर चुके हैं, ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये काफी चर्चा में था। फिर पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हैं, और ये गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, मेरठ से प्रयागराज तक। ये तो वाकई एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है। ये पश्चिमी यूपी को पूर्वी हिस्से और बुंदेलखंड से जोड़ने वाले एक तरह से आर्थिक गलियारे बन रहे हैं। अच्छा। आर्थिक गलियारे। हाँ। इनसे मतलब व्यापार और लोगों की आवाजाही दोनों में बड़ी आसानी होगी। और हाँ, एक और जरूरी बात, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19, पुराना NH-2 जिसे कहते थे। हाँ, दिल्ली कोलकाता वाला। वही, वो भी यहीं से गुजरता है। ये राज्य की अहमियत दिखाता है। और बसों के लिए यूपी SRTC तो है ही, जो पूरे प्रदेश में लोगों को जोड़ता है। उसकी स्थापना 1 जून 1972 को हुई थी। ये भी एक तथ्य है। अच्छा, सड़कों के इस बढ़ते नेटवर्क के साथ साथ रेल नेटवर्क की बात करें तो वो भी तो यहाँ देश में सबसे बड़ा है। जी हाँ। ये भी पता चला कि राज्य में पहली ट्रेन तो 1859 में प्रयागराज से कानपुर के भी चल गई थी, काफी पहले। हाँ, 1859 में। और ये नेटवर्क सिर्फ बड़ा ही नहीं, बहुत अहम भी है। आप देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे यानी NER का मुख्यालय गोरखपुर में है। हाँ। और उत्तर मध्य रेलवे NCR का प्रयागराज में। तो ये शहर रेलवे के कितने बड़े केंद्र हैं। सही। साथ ही वाराणसी के मंडवाड़ी में डीजल इंजन बनते हैं, और रायबरेली के लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री भी है, राज्य की पहली। तो ये सब दिखाता है कि रेलवे का यहाँ कितना मतलब गहरा ताना बाना है। बिल्कुल। जमीन से अब थोड़ा हवा की ओर देखें तो हवाई कनेक्टिविटी भी तेजी से बढ़ रही है, ऐसा लगता है। हाँ, वो भी। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर में तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहले से चालू हैं, और अब नोएडा के पास जेवर में और अयोध्या में भी, जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, ये नए एयरपोर्ट्स या तो बन रहे हैं या बनने वाले हैं। और एक मजेदार बात इन स्रोतों में मिली, पता है? भारत की पहली हवाई डाक सेवा, हाँ, वो 1911 में यहीं प्रयागराज से नैनी के बीच शुरू हुई थी। अरे वाह, 1911 में! ये तो इतिहास का एक अहम पन्ना है। बिल्कुल। और एडवेंचर के शौकीनों के लिए आगरा में राष्ट्रीय पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज भी है। तो मतलब हवाई जुड़ाव के भी कई रंग हैं यहाँ। जलमार्गों का भी जिक्र है, खासकर वो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है ये। हाँ, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। हालांकि ये अभी शायद इसका व्यावसायिक इस्तेमाल उतना ज्यादा न हो,
पर इसमें माल ढुलाई और पर्यटन दोनों की काफी संभावनाएं हैं, खासकर गंगा किनारे बसे शहरों के लिए। सही बात है। अच्छा, अब परिवहन से थोड़ा आगे बढ़कर पर्यटन पर आते हैं। जाहिर है ये बेहतर होती कनेक्टिविटी यूपी की जो इतनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है वहां तक पहुंचना आसान बना रही होगी। निश्चित रूप से। यहाँ एक हेरिटेज आर्क का जिक्र मिला मुझे, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक, आप कह सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है पर्यटकों को यूपी के 3 सबसे मशहूर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहरों को एक साथ अनुभव कराने का। अच्छा, एक सर्किट जैसा। हाँ बिल्कुल, एक सर्किट। इसके अलावा कई और सर्किट भी बनाए गए हैं, जैसे रामायण सर्किट है जिसमें अयोध्या, चित्रकूट वगैरह आते हैं, कृष्ण सर्किट है, मथुरा, वृंदावन, बौद्ध सर्किट है, सारनाथ, कुशीनगर, फिर सूफी सर्किट, जैन सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट भी हैं। मतलब ये सर्किट अलग अलग रुचियों वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, ताकि वो अपनी पसंद के हिसाब से यात्रा प्लान कर सकें। एग्जैक्टली। ये सिर्फ जगहों की लिस्ट नहीं है, बल्कि यूपी को एक व्यवस्थित, जिसे कहते हैं ना, पर्यटन उत्पाद, उसके रूप में पेश करने की कोशिश है। अच्छा, तो एक संगठित तरीका अपनाया जा रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और ये तथ्य कि आगरा में सबसे ज्यादा टूरिस्ट गाइड हैं, शायद इसी वजह से है। ताजमहल की वजह से दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ। बिल्कुल। आगरा उस हेरिटेज आर्क का एक बहुत अहम कोना है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए तो सबसे बड़ा आकर्षण है ही। तो कुल मिला के इन स्रोतों से ये तस्वीर उभर रही है कि उत्तर प्रदेश एक तरफ तो बड़े पैमाने पर अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, चाहे वो सड़कें हों, रेल हों या हवाई मार्ग हो, और दूसरी तरफ अपनी विशाल सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए काफी व्यवस्थित तरीके अपना रहा है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये जरूर है कि जैसे जैसे ये कनेक्टिविटी और ये पर्यटन सर्किट विकसित हो रहे हैं, आने वाले समय में अलग अलग तरह के यात्रियों के लिए, चाहे वो तीर्थयात्री हो, इतिहास प्रेमी हो या बस घूमने निकले हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश को अनुभव करने का तरीका कैसे बदलेगा। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। इन सब कोशिशों का जमीनी असर क्या होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज हमारे पास ना उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ अहम योजनाओं से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जी। इनमें युवाओं, महिलाओं, किसानों से लेकर उद्योग और सामाजिक सुरक्षा तक, मतलब कई सारे क्षेत्रों को कवर किया गया है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये एक काफी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। तो चलिए जरा इन स्रोतों में गहराई से देखते हैं, समझते हैं कि इन योजनाओं के पीछे सोच क्या है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं। जी, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं युवाओं पर जो पहले हैं उनसे। एक तो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मतलब युवा। हाँ, युवा। इसमें सुनने में आया है कि युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की बात है। जी, इंटरेस्ट फ्री लोन। और दूसरी है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इसमें छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। हाँ, और देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ मतलब संसाधन देना ही नहीं है। इनका मकसद शायद आत्मनिर्भरता और वो जो डिजिटल जुड़ाव है उसको बढ़ावा देना लगता है। अच्छा। खासकर ये जो युवा योजना है ना, 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन। जी, ये तो सीधे सीधे नए बिजनेस शुरू करने में मदद कर सकता है। हाँ, ये तो है। जो अपने आप में एक बड़ा कदम हो सकता है युवाओं के लिए। ये दिलचस्प है कि फोकस सीधे उद्यमिता पर है, मतलब जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अगर महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं पर आएं, तो एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का जिक्र है। हाँ, सुमंगला योजना काफी चर्चा में रही है लिए। इसमें बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई पूरी होने तक अलग अलग स्टेज पर मदद दी जाती है। जी। और ये रकम भी, जैसा दस्तावेज बता रहे हैं, 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। हाँ, और ये बढ़त अहम है। 15,000 से 25,000 होना, ये शायद जो शिक्षा का खर्चा बढ़ रहा है ना, हाँ, महंगाई तो बढ़ ही रही है, उसको ध्यान में रखकर किया गया है लगता है, ताकि परिवारों को बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन मिले। सही बात है। और एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी है। जी। ये योजनाएं, देखिए, सिर्फ पैसे की मदद नहीं है, ये समाज में लड़कियों की स्थिति बेहतर करने और वो जो लैंगिक समानता की बात है, उस दिशा में एक कोशिश भी है। बिल्कुल। अच्छा, अब कृषि और ग्रामीण विकास की बात कर लेते हैं। यहाँ नंद बाबा दुग्ध मिशन का नाम सामने आता है। हाँ, नंद बाबा मिशन। इसका लक्ष्य है दूध उत्पादन बढ़ाना और डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करना। क्या ये कुछ गुजरात के अमूल मॉडल जैसा बनाने की कोशिश है यूपी में? ये सवाल अच्छा है।
देखिए, नंद बाबा मिशन वाकई दिलचस्प है। ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर ही नहीं है, अच्छा। बल्कि ये जो संगठित सहकारी समितियां हैं, उनके जरिए किसानों की जो मोल भाव की शक्ति है, मतलब बार्गेनिंग पावर, हाँ, उसे बढ़ाने पर भी जोर देता दिखला है, जो यूपी के डेयरी सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। मतलब एक संगठित ढांचा बनाने की कोशिश। जी, और इसके अलावा वो खेत तालाब योजना भी है। हाँ, खेत तालाब, जिसमें किसानों को तालाब बनाने पर सब्सिडी मिलती है 50% या फिर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक। अच्छा, ये तो सीधे सीधे पानी बचाने और सिंचाई में मदद करने वाली बात है। सही है। मतलब एक तरफ संगठित ढांचा, दूसरी तरफ सीधे संसाधन। अच्छा, अब जरा बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर भी नजर डाल लें। जी, एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना, ये तो काफी चर्चित रही है। हाँ, ओडीयूपी तो काफी पॉपुलर हुई है। ये हर जिले के खास पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देती है। और फिर पीएम मित्र पार्क का भी जिक्र है, जैसे लखनऊ हरदोई में बनने वाला पार्क। ये क्या चीज है? देखिए, ओडीओपी का मकसद तो दोहरा है, जैसा आपने कहा। एक तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को ताकत देना, और दूसरा जो पारंपरिक कला शिल्प हैं उनको बचाए रखना। सही बात है। और जहां तक कि मित्र पार्क की बात है, ये सिर्फ टेक्सटाइल हब नहीं है, ये केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अच्छा, केंद्र की? जी, जिसके तहत बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड मतलब जहां सप्लाई चेन के सारे हिस्से, कच्चे माल से लेकर धागा, कपड़ा, फिर तैयार उत्पाद और एक्सपोर्ट तक, सब एक ही जगह पर लाने की कोशिश है। हो, ताकि निवेश बढ़े और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो। समझ गई। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। फिर बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल। आखिर में जरा सामाजिक सुरक्षा की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का उल्लेख है। हाँ, दुर्घटना बीमा, जो संगठित और असंगठित, मतलब दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को कवर करती है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में ऐसी सुरक्षा अक्सर नहीं होती। हाँ, वो तो है। और वृद्धावस्था और निराश्रित महिला पेंशन योजनाओं में भी 1000 रुपए प्रति माह की मदद दी जा रही है। जी, ये योजनाएं देखिए समाज के सबसे कमजोर तबकों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। सुरक्षा कवच। हाँ, सुरक्षा कवच कह सकते हैं। दुर्घटना बीमा हो या पेंशन जैसी मदद, ये मुश्किल वक्त में या बुढ़ापे में लोगों को थोड़ी आर्थिक स्थिरता देती हैं। हाँ, जो किसी भी कल्याणकारी राज्य का एक अहम पहलू है, जाहिर है। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से एक तस्वीर उभरती है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का एक खाका सा दिखता है। युवाओं को हुनर और मौके देना, महिलाओं को सशक्त करना, जी, किसानों की आय बेहतर करना, उद्योगों को बढ़ावा देना और साथ ही जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा देना। मतलब कई मोर्चों पर काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, या ये कहिए एक विचार आता है कि इतनी सारी अलग अलग और महत्वाकांक्षी योजनाएं तो हैं, दस्तावेजों में तो सब ठीक लगता है, पर जमीनी स्तर पर इनका आपस में तालमेल, असली चुनौती तो शायद यही है कि इनका फायदा उन लोगों तक पूरी तरह पहुंचे जिनके लिए बनाई गई हैं। ये वाकई सोचने का एक अहम बिंदु है आगे के लिए। पास ना उत्तर प्रदेश के कुछ खास जिलों पर आधारित कुछ नोट्स या शायद गाइड जैसे कुछ स्रोत